हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हमारा द फ्लाई, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और ये शॉर्ट स्टोरी है। और उम्मीद करता हूँ जो आपने पिछली जो वीडियो अपलोड हुई है चैनल पर आपने देख ली होंगी और उनको देखते रहिए, प्रैक्टिस करती रहिए। एग्ज़ाम की डेट फिक्स है, पहली शिफ्ट का पेपर हो रहा है, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जनवरी में पेपर है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ मैन्सफील्ड, इम्पोर्टेंट वर्क इनके पढ़ेंगे, कंप्लीट समरी इन हिंदी और लास्ट में हम पढ़ेंगे 51 लार्ज क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि एक एक वीडियो आप तक पहुंचे, कोई वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड की बायोग्राफी। इनका फुल नेम याद रखेंगे, कैथरीन मैन्सफील्ड मूरे है। इनका पहला ही नाम पूछ लेता है, इनका फुल नाम क्या था। इनका जो पेन नेम है वो कैथरीन मैन्सफील्ड है। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1888 वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में। इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। डेथ डेथ हुई थी इनकी 9 जनवरी 1923 और फॉन्टेन वैल्यू फ्रांस में इनकी डेथ होती है। इनका जन्म हुआ था न्यूजीलैंड में, इनकी डेथ होती है फ्रांस में। और डेथ क्या था, अ मैसिव ट्यूबरक्लोसिस हेमरेज, ट्यूबरक्लोसिस इनकी डेथ होती है। इनकी जो डेथ थी 34 ईयर्स में हो गई थी इनकी। ये पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। पेरेंट्स, इनके पिता का नाम था सर हेरोल्ड ब्यू चैप, जो बैंकर थे, चेयरमैन ऑफ द बैंक ऑफ न्यू न्यूजीलैंड। ये बैंक में क्या थे, चेयरमैन थे। मदर मदर थी एनी बर्नेल ब्यूचैम्प, जो सोशली कंजर्वेटिव महिला थी, इन्फ्लुएंशियल इन मैन्सफील्ड अप ब्रिंगिंग। पर्सनल लाइफ, स्पाउस, जिनके पति का नाम था जॉन मिडल्टन मूरे था और ये क्या थे, इंग्लिश राइटर थे, क्रिटिक थे, एडिटर थे। इनकी शादी हुई थी 1918 में। इस पॉइंट को भी याद करना है, ठीक है। क्या पता क्या पूछ लिया एग्जामिनर। लिटरेरी करियर की फिगर कौन है, ये मॉडर्निस्ट शॉर्ट फिक्शन लिखती थी। कंटेम्पररी थे वर्जीनिया वुल्फ, डीएच लॉरेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है डीएच लॉरेंस। यूजीसी नेट में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्जीनिया वुल्फ है और आपकी डीएच लॉरेंस है और जेम्स जॉयस है, जो इनके जाते हैं कंटेम्पररी थे। नॉन फॉर साइकोलॉजिकल रियलिज्म, सिम्बोलिज्म एंड मूवमेंट ऑफ इंसाइट टेक्निक के लिए जानी जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखना है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, सिम्बोलिज्म, मूवमेंट ऑफ इंसाइट टेक्निक के लिए जानी जाती हैं। राइटिंग स्टाइल क्या थी इनकी, इम्प्रेशनेटिक नरेटिव लिखती थी, साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में लिखती थी। और ये ध्यान रखना, स्टीम कॉन्शियसनेस टचेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली, स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सिम्बोलिज्म, सबटाइटल इमेजनरी के बारे में लिखती थी। और एवरीडे लाइफ विद इपिफैनी, ओपन एंडिक्स एम्बिग्यूटी के बारे में इनकी क्या थी, राइटिंग स्टाइल थी। इनकी मेजर थीम क्या है, लॉनलीनेस, चाइल्डहुड, क्लास डिफरेंसेस। और क्या है, फीमेल कॉन्शियसनेस, फ्रेगिलिटी ऑफ लाइफ, डेथ एंड लॉस, एक्जाइल और रूट लेसनेस। इनकी क्या है, इनकी मेजर थीम है इनके मेजर वर्क क्या थे, कुछ कलेक्शन थे,
जो क्या थे, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थे। इनका कलेक्शन था इन द जर्मन पेंशन जो आया था 1911 में, ब्लीस एंड अदर स्टोरीज जो आया था 1920 में, द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज जो आया था 1922 में। इस पॉइंट को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। और पोस्टह्यूमस इनकी मृत्यु के बाद भी कुछ वर्क आए थे इनके, जैसे द डॉग्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज जो आया था 1923 में, समथिंग चाइल्डिश एंड अदर स्टोरीज जो आया था 1924 में, और पोएम्स नाम से आया था। इनकी डेथ के बाद आए थे ये कलेक्शन। कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरी भी हैं, जैसे द गार्डन पार्टी इम्पोर्टेंट है, मिस ब्रिल इम्पोर्टेंट है, द फ्लाई, आज का टॉपिक क्या है हमारा, द फ्लाई जो आया था 1922 में, आज का टॉपिक है। ब्लीज, प्रिल्यूड, एट द बे, हर फर्स्ट बॉल, द डॉल्स हाउस इम्पोर्टेंट है, द डॉल्स हाउस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द बॉयज। अब इनकी डेथ का कारण क्या था, कैसे इनकी डेथ हुई थी, डायग्नोस्ड विद ट्यूबरक्लोसिस, टीबी था इनको 1917 में, और मूव टू फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड सीकिंग ट्रीटमेंट। इन्होंने अपने इलाज के लिए फ्रांस गई थी, इटली गई थी, स्विट्जरलैंड गई थी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। वीक हेल्थ बट केप्ट राइटिंग अंटिल, हेल्थ खराब थी फिर भी लिखती रही, अंटिल द लास्ट ईयर ऑफ लाइफ, अपने मृत्यु तक, जब तक इनकी डेथ ना हो गई तब तक ये लिखती रही। फाइनल डेज, joined Gurdjieff's Institute for the Harmony Development of Man at the Fontainebleau, फ्रांस में जुड़ी थी। इस संस्था का नाम है, इसे जुड़ी रही हैं और लिखती हैं वो, सी होप्ड स्पिरिचुअल थेरेपी वुड इम्प्रूव हर हेल्थ। स्पिरिचुअल, इस पॉइंट को याद रखना है, स्पिरिचुअल। आफ्टरमैथ, हस्बैंड जॉन मिडल्टन मूरे कलेक्टेड हर मैन्युस्क्रिप्ट एंड पब्लिश्ड, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट जो इकट्ठी की थी और इसको पब्लिश कराया था इनकी पति ने। द जर्नल ऑफ कैथरीन मैन्सफील्ड, द लेटर ऑफ द कैथरीन मैन्सफील्ड, इन्होंने कलेक्शन थे इनके। पोस्टह्यूमस स्टोरी कलेक्शन थे। हर रेपुटेशन ग्रीव सिग्निफिकेंटली आफ्टर हर डेथ, और इनकी और ज़्यादा रेपुटेशन बढ़ गई थी। इम्पोर्टेंस क्या है, ये ट्रांसफॉर्म द इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी लिखती थी, इन्फ्लुएंस था इनका बहुत ऊपर वर्जीनिया वुल्फ एंड मॉडर्निस्ट नरेटिव टेक्निक्स, और मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल इम्प्रेशनिज्म की मास्टर थी ये, सेंट्रल फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, और 20वीं शताब्दी की आती फिगर थी। आज का टॉपिक है द फ्लाई, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ये पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये 18 मार्च 1922। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो पब्लिश हुआ था द नेशन एंड एथेनियम, ये कलेक्शन का नाम है, इसमें ये पब्लिश हुआ था पहली बार। लेटर इंक्लूड किया गया था इसको द डॉग्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज जो आया था 1923 में। इस पॉइंट को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। पहला हुआ था 18 मार्च 1922, द नेशन एंड एथेनियम। लेटर इंक्लूड किया गया था द डॉग्स नेस्ट एंड अदर स्टोरी, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। इसका जॉनरा क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है। ये फॉर्म क्या है, सिंबॉलिक करती है, साइकोलॉजिकल और मॉडर्निस्ट स्टोरी है। इसकी सेटिंग जो है वो बॉसिस ऑफ है, ऑफिस है ये बात है वर्ल्ड वार फर्स्ट पीरियड की, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वार फर्स्ट की ये बात है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ग्रीफ मेमोरी, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, टाइम इमोशनल नमनेस है, डेथ एंड इनविटेबिलिटी है, ह्यूमन इंसेंटिबिलिटी है, इसकी ये थीम है। ये सिंबोलिज्म करती है द फ्लाई, ये सिंबोलिज्म करती है द फ्लाई, रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन स्ट्रगल को, मानव के संघर्ष को दिखाती है, सफरिंग को दिखाती है,
और इनविटेबिलिटी को दिखाती है, ऑफ डेथ, अपराह्य कारण से उसकी मृत्यु को दिखाती है। इंक ड्रॉप्स, लाइफ रिपीटेड ब्लोज एंड हार्डशिप्स, जो लाइफ है उसकी हार्डशिप को दिखाती है। बॉसिस फॉरगेटफुलनेस, और जो बॉस है उसका जो बेटा खत्म हो चुका है उसकी फॉरगेटफुलनेस को दिखाती है। इमोशनल डेडनेस, टाइम इरेजिंग इवन द डीपेस्ट ग्रीफ को दिखाती है ये। और इस पॉइंट को मैंने बता दिया पहले ही। द फ्लाई इज शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द पेन ऑफ कैथरीन मैnsfield। इट इज पब्लिश्ड 18th of March 1922। द नेशन एंड एथेनियम लेटर्स पब्लिश हुई थी कैथरीन मैnsfield के कलेक्शन में। द डॉग्स नेस्ट एंड अदर स्टोरी 1923। इस पॉइंट को याद रखना है। ये जो कहानी है वो स्टार्ट होती है, द स्टोरी बिगिंस विद आर यू वेरी स्नग हेयर, piped old Mr. Bootyfield, and peered out of the great green leather armchair by his friend the boss desk as a baby peers out of its frame। इसमें बॉस है, बॉस का नाम नहीं दिया है कि बॉस का नाम क्या है, केवल बॉस नाम से इंडिकेट किया गया है कि क्या आप यहाँ ठीक ठाक आराम से हैं, बूढ़े मिस्टर बिल बूडीफील्ड ने पाइप जैसी आवाज में कहा और अपने दोस्त बॉस की मेज के पास रखी बड़ी हरी चमड़े की आराम कुर्सी से उसी तरह झांक कर बाहर देखा जैसे कोई बच्चा अपने पालने से झांकता हो। कहानी शुरू होती है और एंड होती है, ये एंड होती है, ब्रिंग मी सम फ्रेश ब्लोटिंग पेपर, he said sternly, and took sharp about it, and with the old dog petted away, he fell to wondering what it was he had been thinking about before. What was it? It was it. He took out his handkerchief and passed it inside his collar. For the life of him, he could not remember. ये कहानी अंत होती है, मेरे लिए थोड़ा नया ब्लॉटिंग पेपर लाओ, उसने सख्त लहजे में कहा, और जल्दी लाओ। और जब पुराना कुत्ता नौकर पैरों को दबाता है, पुराना कुत्ता मतलब नौकर, जो नौकर होते हैं, पैरों को दबाता हुआ दूर चला गया, तो वह सोच में पड़ गया है कि अभी वह क्या सोच रहा था, क्या था वह क्या था। आपने अपना रुमाल निकाला और कॉलर के अंदर फिरते हुए बैठ गया। जान देता है फिर भी वे याद नहीं कर पा रहा था। ये इसका क्या है, अंत होता है। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर भी है, उनको याद रखेंगे। जैसे पहला कैरेक्टर मिस्टर बॉडीफील्ड, एन ओल्ड मैन है, इस बात को नोट करना है, ये ओल्ड मैन है। इनफर्म हैज लॉस्ट अ सन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और इसने अपने बेटे को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खो दिया है, इसकी डेथ हो चुकी है। लिव्स विद हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, और डॉटर्स, अपनी पत्नी के साथ और अपनी बीवी के, अपने बच्चों के साथ रह रहा है। एक कैरेक्टर है द बॉस, इसका नाम नहीं दिया है कौन है बॉस, बस ये केवल बॉस से इंडिकेट किया गया है। जो फ्रेंड ऑफ बूडीफील्ड का मित्र है, हैज लॉस्ट अ सन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बूडीफील्ड का भी बच्चा खो गया है, लॉस कर दिया उसने, और इसका भी क्या हो गया है, अपना बेटा खो दिया है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी है ये। एक कैरेक्टर मैक के द मैन ऑफिस किलर के ये। और जर्टूड या गर्टूड एक कैरेक्टर है जो ऑन ऑफ द डॉटर ऑफ बूडीफील्ड की बेटी है। और रेजी कौन है, द सन ऑफ बूडीफील्ड का बेटा है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारा जा चुका है। और एक बेटा है, बॉस का बेटा है, जिसका नाम नहीं दिया गया है, किल्ड हियर इन द बार, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है बार के दौरान। अब हम पढ़ेंगे द फ्लाई की डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, जैसे कि आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। द फ्लाई एक प्रतीकात्मक कहानी है, इसको सिंबलाइज किया गया है, ध्यान रखेंगे, सिंबलाइज किया गया है एक मक्खी से, द फ्लाई से। ये बताती है कहानी
कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बर्बर भयावहता की निंदा करती है। ये जो बुक हुआ था कंडेमन ऑफ द वाइल्ड हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कहानी में बहुत पुराने समय की उस पीढ़ी की 1914 का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसने अपने बेटे को युद्ध में खो दिया है। कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी है, ये ध्यान रखेंगे, पहला विश्व युद्ध की कहानी है। और द बॉस, इसमें बॉस का नाम नहीं दिया गया कि बॉस कौन है, क्या नाम इसका, केवल बॉस आया है और बॉस ने अपने बेटे को युद्ध में खो दिया है। मृत्यु अनिवार्य है, कहते हैं मृत्यु क्या है, अनिवार्य है, डेथ इज कंपल्सरी। मनुष्य सतह पर केवल एक मक्खी की तरह है, यहाँ पर मक्खी की तुलना कर रहे हैं, इंसान की तुलना कर रहे हैं मक्खी से, इस बात को ध्यान रखना है। मक्खी से अपने जीवन बचाने के लिए संघर्ष करती है। इस ये स्टोरी ध्यान रखेंगे सिंबलाइज है, सिंबलाइज स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, और इसमें मक्खी की तुलना की गई है इंसान से, मतलब इंसान की तुलना की गई है मक्खी से। कहता है कि मक्खी स्वयं जीवन बचाने के लिए संघर्ष करती है, ठीक उसी प्रकार बॉस भी अपने बेटे के युद्ध में भेजने के निर्णय से उपजी गहरी भावना से लड़ता है। उसका मन नहीं था अपने बेटे को युद्ध में भेजने का, वहाँ उसका बेटा मारा जाता है और उसी को याद करता है। बहुत स्वार्थी असंवेदनशील व्यक्ति है, इंडिविजुअलिज्म है का प्रतीक है, तार्किक व्यक्तिवाद का प्रतीक है। समय यहाँ उपचारक की भूमिका निभाता है। 6 वर्ष बीत चुके हैं, ध्यान रखना, इस पॉइंट को याद रखना है। जब इसका बेटा मरा है तब से इसके 6 वर्ष बीत चुके हैं, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स बीत चुके हैं और उसी बात को याद करता है वो 6 वर्ष बाद भी। छह वर्ष के बाद भी जो बॉस है अपनी पीड़ा को पूरी तरह भूला नहीं पाया है, अपने बेटे के दुख को, गम को, उसकी यादों को अभी भूल नहीं पाया है 6 वर्ष के बाद भी। जो बॉस है मक्खी को स्याहीदानी से बचाता है। जो बॉस है मक्खी को, द फ्लाई को स्याहीदानी से बचाता है, लेकिन बाद में उसी को बार बार स्याही की बूंदों से डालकर यातना देता है। पहले उसको बचाता है इंक पोट से, उसके बाद उसी मक्खी पर बार बार इंक को डालता रहता है, उसको दुख देता है, यातना देता है। अंत में मक्खी मर जाती है, अंत में जो मक्खी होती है वो मर जाती है। जब मक्खी मर जाती है तो बॉस ये भूल नहीं पाता है कि वे पहले दुखी क्यों था। इस बात को वो भूल नहीं पाता है कि वो दुखी क्यों था। बॉस और बूडीफील्ड के बीच केवल एक ही समानता है, धड़कना बूडीफील्ड है और बॉस है, दोनों को एक समानता है कि दोनों ने अपने बेटे को खोया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने बेटे को खोया है। द फ्लाई मूल रूप से मृत्यु की कहानी बन जाती है। वह उन दोनों मित्र की मुलाकात से शुरू होती है। वे दोनों मित्र मिलते हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, इन दोनों ने अपने बेटे खोए थे, और अंत मक्खी की मृत्यु पर होता है। बेटे की मृत्यु को सिंबलाइज करता है कौन? मक्खी। मक्खी की मृत्यु से अंत होता है। बॉस दिखाई तो जीवित देता है, परंतु अंदर से अपने बेटे की गम में टूट जाता है। अपने बेटे की मृत्यु के कारण अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है। एक मृत आत्मा के समान है, मृत व्यक्ति के समान है, वो अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है। 2 मित्र हैं, एक बूडीफील्ड है और बॉस है। वो लोग मिलते हैं आपस में। बॉस का नाम कहीं नहीं बताया गया है, दरअसल इसमें किसी भी तरह से बॉस का नाम मेंशन नहीं किया गया है पार्ट में। द बॉस कहा गया है केवल। बॉस मजबूत है, अच्छा कर रहा है, जबकि बूडीफील्ड बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति है। बूडीफील्ड की कमजोरी देखकर बॉस को अपनी मृत बेटी की तस्वीर याद आती है। बूडीफील्ड है बहुत कमजोर व्यक्ति है और उसकी कमजोरी को देखकर, उसकी यादों को देखकर उसे अपनी बेटी की भी याद आती है। वह उसकी तस्वीर को देखने से बचता है, अपनी बेटी की तस्वीर को नहीं देखता है,
उसे लगता है कि अपनी बेटी की तस्वीर को देखूंगा तो मुझे और दर्द होगा और पेन आएगा और मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आएगी। बूडीफील्ड अपनी याददाश्त के सहारे कुछ बताना चाहता है। बॉस उसे विस्की क्या देता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, अपनी याद को बताने वाला है और क्या देता है, विस्की देता है, विस्की, जिससे उसकी याद ताज़ा हो जाती है। वह बताता है कि उसने अपनी बेटे की कब्र देखी है, बताता है कि उसने अपनी बेटी की कब्र देखी है, अपने बेटे की कब्र के पास। ये सुनकर बॉस अपनी बेटी की याद में डूब जाता है। ये बात कह रहा है कौन, बूडीफील्ड कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी की कब्र को देखा है। और इस बात को सुनता है तो जो बॉस होता है वो भी अपनी बेटी की यादों में डूब जाता है। दोनों ने अपने अपने बेटे खोए हैं, अपने पूतों को खोया है। बूडीफील्ड के जाने के बाद बॉस सोचता है, बूडीफील्ड वहां से चला जाता है और वो सोचता है कि वह रोएगा, लेकिन रो नहीं पाता है। आदमी रो देता है तो ज्यादा आदमी टूटा हुआ दिखाई नहीं देता है। जब आदमी अंदर अंदर घुटता रहता है, रोता नहीं है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ये तस्वीर, वह तस्वीर देखता है और सोचता है कि तस्वीर में उसका बेटा कठोर दिखाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वह हंसमुख और मिलनसार हुआ करता था। कहता है कि तस्वीर में मेरा बेटा कैसा दिख रहा है, बहुत कठोर, रिजिड दिखाई दे रहा है, हार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलिटी में मेरा बेटा बहुत अच्छा, जॉयफुल था, हंसमुख था, मिलनसार था। कहानी आगे बढ़ती है। तभी बॉस एक मक्खी की स्याहीदानी इंक पोट से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जो बॉस है वो एक मक्खी इंक पोट में गिर चुकी है, उसको बाहर निकालता है, उसको बचाता है, मक्खी की मदद करता है। मक्खी बाहर आकर खुद को सुखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब मक्खी सूख कर शांत बैठ जाती है तो बॉस अचानक से उसके ऊपर से आई कि बूंदा और डाल देता है। पहले उसने बचाया, मक्खी ने अपने आप को सुखाया, मक्खी बिल्कुल सूख चुकी है। फिर जो बॉस होता है उस मक्खी के ऊपर अचानक से स्याही डाल देता है और मक्खी फिर से संघर्ष करती दिखाई देती है। जो मक्खी है वो स्ट्रगल करती दिखाई देती है, वो संघर्ष करती है। बॉस उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है कि कितनी बहादुर मक्खी है जो अपनी जीवन को बचाने के लिए लड़ाई कर रही है। लेकिन फिर से उसके ऊपर बूंद डाल देता है, स्याही की बूंदों से डालता रहता है। इस बार मक्खी कमजोर पड़ जाती है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। बॉस मक्खी और मक्खी की ब्लोटिंग पेपर को कचरे में फेंक देता है, मक्खी को उठाता है और जो ब्लोटिंग पेपर होता है उसको उठा के कचरे में फेंक देता है। उसे भीतर भय और खालीपन महसूस होता है। अपनी बेटी की याद आती है उसे, अपनी बेटी की याद को सोचकर वो बैठा रहता है, याद नहीं कर पाता कि वह पहले क्यों दुखी था, अपने अपने मृत बेटी की वजह से या किसकी वजह से वो दुखी था। अब हम पढ़ेंगे 51 लाइन क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, हु रॉट द फ्लाई, सिंपल क्वेश्चन, कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। व्हेन वाज द फ्लाई फर्स्ट पब्लिश्ड, तो 1922 में ये पब्लिश होती है। कहाँ पब्लिश होती है, नेशन एंड एथेनियनम। इन विच मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, तो कहाँ होती है, द नेशन एंड एथेनियम में होती है। इन विच कलेक्शन वाज द स्टोरी लेटर इंक्लूड, इसके बाद कहाँ पब्लिश होती है, द डॉब्स नेस्ट एंड अदर स्टोरी, जो आया था 1923 में, आया था 1923 में। ध्यान रखेंगे, जो आया था 1923 में। जो पहला कलेक्शन आया था वो आया था 1922 में। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, तो इसमें देखने को मिलता है डेथ और ह्यूमन सफरिंग। हु आर द मेन कैरेक्टर्स, तो कौन मेन कैरेक्टर्स है इसमें, द बॉस एंड मिस्टर बूडीफील्ड। व्हाट इज द बॉस रिलेशन टू द डेड सोल्जर, तो वो कौन होता है, फादर होता है।
फादर होता है। हाउ डिड द बॉस सन डाई, तो बॉस का बेटा कैसे मरा था, वो मरा था वर्ल्ड वार फर्स्ट में के दौरान। हाउ मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस द सन्स डेथ, कितने साल बीत चुके हैं जब उसकी बेटी की डेथ हुई है, तो 6 साल। इस पॉइंट को याद रखना, 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल से अभी भी अपनी बेटी की याद में जी रहा है वो। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, तो इम्पोर्टेंट है, स्टोरी जो प्लेस होती है, सेटिंग होती है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसकी स्टोरी जो रखी गई है वो है द बॉयस ऑफिस। हु इज फिजिकली वीकर, तो कौन सा व्यक्ति है जो फिजिकली वीकर है, तो मिस्टर बॉडीफील्ड। हु ऑफर्स बिस्की, तो कौन बिस्की ऑफर करता है, द बॉस। व्हाट रिफ्रेश बॉडीफील्ड मेमोरी, तो किसके पीने के बाद, किसको पीने के बाद बॉडीफील्ड को अपनी बेटी की याद आती है, तो पिता बिस्की। हु विजिटेड द सोल्जर्स ग्रेव्स इन द बेल्जियम, तो कौन अपनी, हु विजिटेड द सोल्जर ग्रेव्स इन बेल्जियम, तो बॉडीफील्ड्स डॉटर, तो उसकी बेटी जाती है उसकी कब्र पर। हु ग्रेव्स हुज ग्रेव्स नियर द बॉस सन्स ग्रेव, तो किसकी जो कब्र होती है वो बॉस के बेटे की कब्र के बराबर होती है, वो कौन था, बॉडीफील्ड्स सन। What emotion does the boss expect after remembering his son, अपनी बेटी की याद करके उसे रोने का मन करता है, लेकिन रोता नहीं है वो, टू क्राई। डज द बॉयस एक्चुअली क्राई, क्या वास्तव में बॉस रोया था, नहीं रोया था, नो नहीं रोया था। What object reminds him of his son, तो कौन सा ऑब्जेक्ट था जिसे अपनी बेटी की याद आती है, तो वो था फोटोग्राफ, अपनी बेटी की छवि, फोटो। हाउ डज द सन टुक इन द फोटोग्राफ, जो बेटा होता है फोटोग्राफ में कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है स्टन, लेकिन रियलिटी में क्या था बेटा, बहुत ही ज्यादा जॉयफुल था, बहुत ज्यादा हंसमुख था वो। व्हाट क्रिएचर फॉल्स इनटू द इंक पोर्ट, तो कौन गिरता है इंक पोर्ट में, फ्लाई, ध्यान रखेंगे फ्लाई गिरती है। हु रेस्क्यू द फ्लाई, तो फ्लाई को कौन निकालता है इंक पोर्ट से, वो था बॉस। व्हाट डज द बॉस ड्रॉप ऑन द फ्लाई, तो जो फ्लाई होती है उसके ऊपर कौन और बूंद डाल देता है, वो डालता है इंक ड्रॉप्स। हाउ मेनी टाइम्स डज द ड्रॉप इंक, तो कितनी बार उसके ऊपर इंक डालता है, 3 टाइम्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 टाइम्स। नेक्स्ट, व्हाट फाइनली हैपन्स टू द फ्लाई, अंत में मक्खी क्या हो जाती है, वो मर जाती है। व्हाट डज द बॉस डू विद द डेड फ्लाई, तो क्या करता है उसके साथ, उसको उठाता है और बास्केट में डाल देता है, थ्रू इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट। नेक्स्ट, व्हाट डज द बॉस फॉरगेट एट द एंड, तो क्या भूलना चाहता है, तो वाई ही वाज सैड, वो बताता है कि मुझे दुख क्यों है। व्हाट डज द फ्लाई सिम्बलाइज, तो किसको सिम्बलाइज करती है मक्खी, तो ह्यूमन स्ट्रगल को, मानव के संघर्षों को। व्हाट डज द बॉस सिम्बलाइज, बॉस किसको सिम्बलाइज करता है, वो करता है क्रूल अथॉरिटी, क्रूल अथॉरिटी को सिम्बलाइज करता है। व्हाट वार इन सेंट्रल टू द स्टोरी, तो कौन सा वार होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट। हु इज ओल्डर, बॉस और बॉडीफील्ड, तो बॉडीफील्ड और बॉस में कौन सबसे बूढ़ा हो चुका है, वो था बॉडीफील्ड। हु इज स्पिरिचुअली डेड, कौन होता है, वो होता है द बॉस। व्हाट डज टाइम एक्ट एज इन द स्टोरी, हीलर। व्हाट मेमोरी शॉक्स द बॉस इमोशनली, तो किसकी मेमोरी याद दिलाती है, वो याद दिलाती है सन्स ग्रेव की। वो हेल्थ कैसी थे, वो वीक थे, इनफर्म थे, वो कमजोर थे। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज फाइनेंशियली सक्सेसफुल, तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल कौन था, वो था हमारा बॉस, पैसे वाला व्यक्ति था।
व्हाट डज द बॉस एडमायर इन द फ्लाई, उसकी साहस की प्रशंसा करता है वो। व्हाट डज द बॉस फेल टू डू इमोशनली, रोना चाहता है, रोना। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी द फ्लाई, कैसी स्टोरी है, ये सिम्बोलिक स्टोरी है, इसे सिम्बोलाइज किया जाता है। व्हाट डज द इंक रिप्रेजेंट, जो इंक होती है वो काय को रिप्रेजेंट करती है, वो करती है सफरिंग एंड ट्रायल्स, सफरिंग को शो करती है। व्हाट डज द फ्लाईज डेथ रिप्रेजेंट, जो फ्लाई की डेथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है इनविटेबल ह्यूमन डेथ, अप्राह्य कारण से मानव की मृत्यु, अप्राह्य कारण। व्हाट हैबिट डज बूडीफील्ड हैव बिकॉज ऑफ एज, तो क्या कहते हैं फॉरगेटिंग थिंकिंग्स, वो चीज़ों को भूल जाता है वो, जबकि द बॉस चीज़ों को नहीं भूल पाता है। व्हाट ट्रिगर्स द बॉस क्रूअल एक्सपेरिमेंट, तो क्या दिखाया गया है इसका एक्सपेरिमेंट, सीइंग द फ्लाई रेस्टिंग। नेक्स्ट, हु सफर्स ट्रॉमा फ्रॉम हिज सन्स डेथ, तो अपनी बेटे की मृत्यु के बाद कौन सा व्यक्ति ट्रॉमा में जी रहा है, सदमे में जी रहा है, वो था तुम्हारा द बॉस। हु ट्राइज टू शेयर न्यूज अबाउट ग्रेव्स, तो कौन करता है, बूडीफील्ड। वेयर पर द बार ग्रेव्स लोकेटेड, तो जो बार होता है वो कहाँ होता है, वो होता है तुम्हारा बेल्जियम, याद रखना पूछ सकता है बेल्जियम। व्हाट डू बोथ फ्रेंड्स हैव इन कॉमन, क्या कॉमन थे दोनों में, वो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। हु सिंबलाइज हेल्पलेसनेस, तो कौन कर रहा है, बूडीफील्ड। हु सिंबलाइज इंटरनल इमेंटीनेस, तो कौन करता है, द बॉस। व्हाट इज द फ्लाई अ मेटाफर फॉर, तो क्या दिखाता है मेटाफर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द एंडिंग टोन ऑफ द स्टोरी, तो इसकी टोन क्या है, ट्रेजिक और आयरनिक। व्हाट इमोशन डोमिनेट द बॉस एट द एंड, वो होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन हो जाता है अंत में। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और कल का जो टॉपिक है वो हेनरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है द लास्ट लीफ। और संडे को हमारा बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आने वाला है, और जुड़े रहें और बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और पढ़ते रहें, खुश रहें, और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं कल का टॉपिक द लास्ट लीफ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।